कुछ दिनों पहले ही शारदा की शादी विवेक नाम के लड़के से हुई थी। शारदा की सास और उसके ससुर दोनों बहुत अच्छे थे। वो दोनों शारदा का बहुत ख्याल भी रखते थे। दूसरी तरफ शारदा की ननद रेखा भी बहुत मिलनसार थी। फिर एक सुबह शारदा घर के गेट के सामने झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली कामिनी नाम की औरत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे तू अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे घर का सारा कचरा मेरे घर की तरफ आ रहा है। जरा देख कर झाड़ू लगा, वरना मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। कामिनी की इस तरह की बातें सुनकर शारदा हैरान हो जाती है। आंटी जी, मैं तो आराम से झाड़ू लगा रही हूँ। आपके घर की तरफ तो कोई भी कचरा नहीं जा रहा, फिर आप मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बातें कर रही हैं? अच्छा, तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगी हैं? अरे कल की छोकरी, मेरे मुंह मत लग, वरना तू मुझे नहीं जानती मैं कितनी खतरनाक हूँ। तभी शारदा की सास शारदा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। मम्मी जी, कौन है ये औरत और वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मुझसे झगड़ा करना चाहती है। तूने बिल्कुल सही कहा, वो तुमसे झगड़ा ही करना चाहती थी। अरे उसका स्वभाव ही झगड़ालू है, हमारे घर से बहुत जलती है। उसे तो बस हमसे झगड़ा करने का बहाना चाहिए। भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो, जबकि उस कामिनी की बहू एकदम काली कलुटी है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर वो जल बुनकर राख हो गई है, इसीलिए बेवजह तुमसे झगड़ा करना चाहती है। जब भी वो तुम्हें दिखाई दे ना, तो चुपचाप घर के अंदर चली आना, क्योंकि वो बहुत मुंहफट औरत है, जो चाहे वो बोल देती है। फिर उस दिन से शारदा कामिनी से बचकर रहने लगती है, क्योंकि शारदा एक सीधे स्वभाव की लड़की थी। वो बेवजह किसी के साथ उलझना पसंद नहीं करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रेखा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का एक सरकारी नौकरी करता था। वो अपने माता पिता के साथ एक बड़ी कार में आया था। दूसरी तरफ लड़का भी देखने में बहुत सुंदर था। जब कामिनी की नज़र लड़के पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है, साथ में अमीर भी लगता है। अगर रेखा की शादी इसके साथ हो गई तब तो रेखा जिंदगी भर मौज करेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। अभी कोई चाल चलकर इसकी शादी तुड़वा देती हूँ। इसके बाद कामिनी अपने घर के पास वाली नाली से ढेर सारा कीचड़ एक बाल्टी में भर लेती है और अपनी छत पर जाकर कीचड़ से भरी बाल्टी लड़की के ऊपर फेंक देती है। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे ऊपर कीचड़ क्यों फेंका? अरे बेकार में ऊंची आवाज करके बात मत कर, जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से बाल्टी मुझसे छूट गई। और तू कौन है जो मेरे मोहल्ले में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है? तभी शारदा और उसके घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। कामिनी चाची, अब जानबूझकर इन्हें परेशान क्यों कर रही हो? अपने काम से काम रखो, वरना ठीक नहीं होगा। आंटी, ये सभी रेखा को देखने आए हैं। आप बेवजह हमारे घर का माहौल क्यों बिगाड़ रही हो? आपने इस बेचारे लड़के के सारे कपड़े गंदे कर दिए। आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। शारदा की बातें सुनकर कामिनी गुस्से से तिलमिला जाती है। उसके बाद वो नीचे आकर शारदा और उसके परिवार वालों से झगड़ा शुरू कर देती है। मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ, हमेशा मिलकर मेरी बुराई करते हो। लड़का सुन, तू इस लड़की से क्यों शादी करने आया है? अरे ये रेखा ना बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। कॉलेज में न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर चलते हैं। चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना इससे शादी करके तू तो बहुत पछताएगा। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? अरे बिल्कुल सही बोल रही हूँ बहन जी, सारा मोहल्ला इसकी हरकतों के बारे में जानता है। ये लड़की तुम्हारी क्या किसी की भी बहू बनने के लायक नहीं है। अपने बारे में झूठी बातें सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कामिनी के मुंह से रेखा की बुराई सुनकर लड़के की माँ कामिनी की बातों पर यकीन करने लगती है। बेटा, असली बात तो आस पड़ोस वाले ही जानते हैं। घर के लोग तो सिर्फ अपनी लड़कियों की बड़ाई करते हैं। इस औरत ने जो कुछ कहा, मुझे तो उसमें सच्चाई नजर आती है। अब हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। चल यहाँ से चलते हैं बेटा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी दुष्ट औरत की बातों पर यकीन मत करिए। मेरी बेटी बहुत ही सीधी सादी और गुणी है। वो आपके घर को स्वर्ग बना कर रखेगी। अरे तू कितनी बड़ी झूठी है जो अपनी बेटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरी बेटी क्या खा घर को स्वर्ग बनाएगी? उसे तो ठीक से खाना बनाना तक नहीं आता। जाइए जाइए बहन जी, आप अपने बेटे को लेकर जाइए यहाँ से।
शारदा और उसके पति लड़के वालों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के वाले उनकी एक नहीं सुनते और मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अपनी चाल कामयाब होते देख कामिनी गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। देखे जरा किसमें कितना है दम। कामिनी की इस हरकत से शारदा और उसके ससुराल वाले बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मम्मी जी बस बहुत हो गया, हमें उस औरत को सबक सिखाना ही होगा, वरना वो इसी तरह हम सबका जीना हराम करके रखेगी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें बहू, वो तो एक नंबर की झगड़ालू है, साथ ही बहुत ही बेशर्म भी है। निर्लज लोगों से तो भगवान भी डरता है, फिर हम इंसानों की भला क्या बिसात। लगता है अब उसे सबक सिखाने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। फिर कुछ दिनों बाद शारदा एक सुंदर सा लहंगा लेकर छत पर चली जाती है। उस समय कामिनी अपनी छत पर गेहूं फैला रही थी। शारदा जानबूझकर अपना फ़ोन निकालती है। हाँ, मुझे याद है, आज शाम को पार्टी में आना है ना, देख लेना, पार्टी में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। मैंने अपना 2 लाख रुपए वाला लहंगा अपनी माँ से मंगवा लिया है। हाँ, शाम को मैं उसे ही पहन कर आने वाली हूँ। उसके बाद शारदा छत पर लगी तार के ऊपर लहंगा डालकर नीचे चली जाती है। उधर कामिनी ने शारदा की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो यह लहंगा 2 लाख रुपए का है और शाम को ये महारानी इसे पहनकर पार्टी में जाएगी। लेकिन मेरा नाम भी कामिनी है, मेरे रहते इनके घर में कोई खुश नहीं रह सकता। मैं अभी इसे जला दूंगी। उसके बाद कामिनी चुपके से अपनी छत की दीवार लांघकर शारदा के घर की छत पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो लहंगे के साथ साथ तार को छूती है कि तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। अरे मर गई रे, मुझे बिजली का झटका लग रहा है, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और फिर कामिनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वो बिजली का झटका इतना खतरनाक था कि कामिनी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कामिनी का हाथ भी झुलस जाता है। उसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कामिनी को उसका सबक मिल जाता है और उस दिन की घटना के बाद से वो दोबारा शारदा और उसके परिवार वालों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। अनीता, मैंने पेंटर और प्लम्बर को काम समझा दिया है। उनका काम हो जाए तो काम वाली बाई को ले जाकर सफाई करवा देना। बेवजह काम बढ़ गया, क्या जरूरत थी विनीता को यहाँ पड़ोस का घर दिलाने की। अरे तुम्हारी छोटी बहन है, अब वो इस शहर में शिफ्ट हो रही है तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। अरे तो कर देते ना मदद, लेकिन पड़ोस का घर ही क्यों। इसमें क्या हुआ मम्मी, मौसी और मौसा जी पास रहेंगे तो कितना मजा आएगा। अरे चुप कर चिंकी, कुछ भी बोलती है, जा अपना होमवर्क कर। अनीता की छोटी बहन विनीता के पति विकास का ट्रांसफर अनीता के शहर में हो गया था और अनीता के पति अमर ने अपने पड़ोस का घर किराए पर ले लिया। लेकिन अपनी छोटी बहन के पड़ोसन बनने पर अनीता खुश नहीं थी। मम्मी पापा देखो मौसी आ गई। आप दोनों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हम तो आराम से आ गए। मुश्किल तो मुझे हुई, घर इतना गंदा था कि काम वाली देख के ही भागी, मुझे ही पूरी सफाई करनी पड़ी। थैंक यू दीदी, कैसी हो तुम? अभी तक तो ठीक थी, आगे का पता नहीं। तुम ये सब छोड़ो और खाने की तैयारी करो, ये लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं। नहीं जीजू, बाहर से ही मंगवा लेते हैं, दीदी पहले ही थकी हुई है ना, ऊपर से इतने लोगों का खाना बनवा कर उन्हें परेशान मत करो। परेशान तो होना ही पड़ेगा ना, वरना सब कहेंगे कि छोटी बहन और जमाई को खाना तक नहीं खिलाया। मुझे नहीं चाहिए ये बदनामी, बनाती हूँ सबका खाना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ दीदी। विनीता जितने प्यार से बर्ताव करती, अनीता उस पर उतनी ज्यादा चिढ़ती। अमर और अनीता लिविंग रूम में बैठे थे और तभी विनीता आती है। दीदी, जीजू। अरे विनीता, आओ। क्या हुआ, क्या काम पड़ गया अब? काम कुछ नहीं है दीदी, मैंने आस पड़ोस की लेडीज को चाय पर बुलाया है। नई जगह पर नए दोस्त भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तुम भी आ जाना दीदी। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती। अरे सारा काम तो निपट गया है ना तुम्हारा, चली जाओ ना। तुम चुप रहो जी, तुम्हें
क्या पता घर में कितने काम होते हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है दीदी, फिर भी कोशिश करना। देखा, ये इसके बचपन की आदत है। आते ही मेरे दोस्तों को मुझसे छीनना शुरू कर दिया इसने। ये क्या कह रही हो तुम? अब वो यहाँ रहने आई है तो पड़ोसियों से दोस्ती तो करेगी ना। तुम नहीं जानते उसे। बचपन से उसने मेरे दोस्त, परिवार, मेरे खिलौने सब कुछ छीना है। एक दिन 4 बजे का कह के गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। 6 बज गए हैं। अपने दोस्तों के साथ होगी, आ जाएगी। इतनी देर कभी नहीं होती उसे। तभी चिंकी आती है। चिंकी, आ गई बेटा? कहाँ रह गई थी तू? मम्मी, मैं वो विनीता मौसी के घर पर थी। देखो, मौसी ने मुझे कितने सारे टॉयज दिए हैं। क्या? मैं यहाँ चिंता में मरी जा रही हूँ और तू उस विनीता के साथ खेल रही थी? फेंक ये खिलौने, फेंक और जा कमरे में जाकर पढ़ाई कर। आप गंदी हो। विनीता मौसी तो मुझे कभी नहीं डांटती। इतना क्यों डांट दिया बच्ची को? क्यों डांटा? देखा ना तुमने, ये विनीता अब मेरी बच्ची को भी मुझसे दूर कर रही है। जलन के मारे अनीता इतनी अंधी हो गई थी कि विनीता जो भी करती उसे एक चाल ही लगती। विनीता कुछ ना भी करती फिर भी वो उससे लड़ने के बहाने ढूंढने लगती। ये देखो, अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने फेंक दिया। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो इतना? मैंने कहा था ना, ये विनीता मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। देखो, अपने घर का सारा कचरा हमारे घर के सामने जमा कर दिया इसने। तभी विनीता और विकास बाहर आते हैं। क्या हो गया दीदी? ओहो, मासूमियत तो देखो इसकी, जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं समझी नहीं दीदी। अरे ये तेरे घर का कचरा तूने मेरे घर के सामने क्यों फेंक दिया? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं फेंका। झूठ मत बोल, हम दोनों के ही घर हैं आसपास, तो और तो कोई आएगा नहीं ना कचरा डालने के लिए। विनीता सच कह रही है दीदी, वो सुबह से बाहर ही नहीं आई। आप बीच में मत बोलिए दामाद जी, आपको नहीं पता, बचपन से ही मुझे परेशान करके इसे बहुत मजा आता है। ये क्या बकवास कर रही हो? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तो इससे पूछो ना, इसने कचरा क्यों फेंका? अरे वो कह रही है ना कि उसने कचरा नहीं फेंका, तो बात खत्म। विनीता, तुझे क्या दुश्मनी है मुझसे? पहले मेरी सहेलियां, मेरी बच्ची और अब मेरे पति को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अरे चाहती क्या है तू? कैसी बात कर रही हो दीदी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करती है वही तो समझ में नहीं आ रहा। बचपन में भी माँ और बाबूजी भी हमेशा तेरे गुण गाते रहते थे, पड़ोसी भी, स्कूल में टीचर भी, सब मुझे तेरे नाम के ताने मारते। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के दोस्तों को भी तूने मुझसे छीन लिया और वो तेरे दोस्त बन गए। मैंने सोचा था शादी के बाद तुझसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन तू यहाँ भी आ गई, मेरी नई जिंदगी मुझसे छीनने के लिए ना। जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो तुम, चुप हो जाओ। नहीं जीजू, दीदी को बोलने दीजिए। बचपन से इसके मन में ये गलत फहमी है। मैं भी तो सुनूं कि जिस बहन से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। गलत फहमी आज सच में बदल गई है ना? ये कचरा इस बात का सबूत है कि विनीता मुझे परेशान करना चाहती है। अरे भाभी जी, माफ कीजिएगा, ये कचरा यहाँ छोड़कर चला गया मैं। क्या मतलब? भाई साहब, सड़क की सफाई करते करते मेरे पेट में ना हलचल होने लगी, तो मैं हल्का होने सुलभ शौचालय चला गया था, कचरा यहाँ इकट्ठा करके। अरे भैया, तुम्हारे हल्का होने के चक्कर में यहाँ भारी टेंशन हो गया। सॉरी भाई साहब, मैं अभी हटा देता हूँ कचरा। अब बोलो अनीता, क्या कहना है तुम्हें अपने सबूत के बारे में? एक बार मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन बचपन से जो कुछ किया है इसने, उसका क्या? विनीता, विकास, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ अनीता की तरफ से। नहीं जीजू, आप माफी मत मांगिए। जब मेरी बहन ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ,
इतने अपमान के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते। दीदी बस 1 महीना और एडजस्ट कर लो, अगले महीने की 1 तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में इतना जहर क्यों भर गया है विनीता के लिए। जहर तो उसने भरा है मेरी जिंदगी में, मेरे अपनों को मेरे खिलाफ करके। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है अनीता। हाँ, सब उसके दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, और तुम जलती हो, उसकी बुराई करती हो, इसलिए सब तुमसे कतराते हैं। देखो, आज तुम्हारी इसी जलन की वजह से वो लोग यहां से जा रहे हैं घर छोड़कर। अभी तुम पर उसका जादू चढ़ा हुआ है ना, एक बार वो चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा। गलत साबित होने के बाद भी अनीता के मन में विनीता के लिए जहर कम नहीं हुआ। वो तो बस खुश थी कि अनीता कुछ ही दिनों में वहां से चली जाएगी। एक दिन अनीता बाजार से लौट रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। चुपचाप अपने सारे गहने और पैसे हमारे हवाले कर दो। ऐसे कैसे दे दूं? 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। गुंडा अनीता पर डंडे से अटैक करता है। तभी विनीता वहां आ जाती है। खबरदार जो मेरी दीदी को हाथ भी लगाया। दीदी अब पीछे हट जाओ। विनीता और गुंडों के बीच हाथापाई होने लगी। तभी एक गुंडे ने विनीता के सर पर जोर से वार किया, जिससे उसे गहरी चोट आ गई। इतने में लोग जमा हो गए तो गुंडे वहां से भाग गए। विनीता, ये क्या किया तूने? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कैसे हुआ ये सब? मैं बाजार से लौट रही थी, तब कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। विनीता ने मुझे बचाया और उसी में उसे चोट लग गई। अब कैसी है विनीता? बेहोश है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। विनीता, विनीता, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तुझे कुछ हो जाता तो? ये तो मेरा फर्ज था दीदी, मैं कभी किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। लेकिन तुझे कुछ हो जाता तो? आप मेरे लिए खुद से भी बढ़कर हो दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुन रही हो अनीता, इसी बहन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट है, जिसने आज तुम्हारी जान बचाई। हाँ, आज समझ में आ रहा है कि मेरी आंखों पर जलन की पट्टी बंधी थी। मैंने इतनी प्यार करने वाली बहन से नफरत की। मैं तो तुम दोनों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। फिर भी दामाद जी, विनीता, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे अरे दीदी, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। मैं और विनीता आपको परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने दूसरा घर भी देख लिया है दीदी। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। बचपन से आज तक मैंने जितनी गलतियां की हैं, अब तो वक्त है उन्हें सुधारने का। अब मैं अपनी छोटी बहन को बहुत लाड करूंगी। मैं भी तेरी तरह अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूंगी। आई लव यू विनीता। आई लव यू टू दीदी। तो इस तरह अनीता के दिमाग में भरी नफरत गायब हो गई और वो दोनों बहनें अच्छी बहन और अच्छी पड़ोसन बनकर रहने लगी।